अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आकाश गुलेरिया ने अपने आदमियों से पिंकी और यश पर नजर रखने को कहा और वहां से चुपके से चला गया। आकाश गुलेरिया वैसे भी मास्क लगाकर स्टेडियम में एंटर हुआ था, इसलिए बिना किसी को पता लगे कि वह आकाश गुलेरिया है, वो आसानी से वहां से चला गया। अनिका की रेसिंग स्किल देखने के बाद पूरा स्टेडियम शोर और अनिका की जीत के जश्न से गूंजने लगा था। अनिका और रोहित दोनों साथ चलकर रेसिंग ट्रैक से बाहर निकले। जैसे ही वह लाउंज की तरफ खड़े टीम मेंबर्स के पास पहुंचे तो क्रिस अपनी बहन को बस देखता ही रह गया। क्रिस के सारे दोस्त उछल उछल कर अनिका को कांग्रेचुलेशन कर रहे थे। क्रिस के एक टीम मेंबर ने कहा, सिस्टर कौन हो तुम यार, ऐसी रेसिंग तो खुद कार्तिक भी नहीं कर सकता। तुम लड़की हो या सुपर वुमन, क्या स्पीड है, हर एंगल पर तुम्हारा कंट्रोल है, तुम्हारी एक साइड रेजर शार्प है और कार की स्ट्रेंथ और वीकनेस को इतने कम टाइम में इतनी अच्छी तरह से तुमने समझ कैसे लिया। यह सोच सोच कर हम सब हैरान हो रहे हैं। अनिका ने इस बात का जवाब नहीं दिया, मगर सबके कांग्रेचुलेशन के जवाब में मुस्कुरा कर सबसे हाथ मिलाती रही। क्रिस बस हैरान खड़ा अपनी बहन को देख रहा था। अक्सर क्रिस अपने एटीट्यूड की वजह से अनिका से बात नहीं करता था, मगर आज क्रिस के खामोश रहने की वजह कुछ और थी। उसके दिल में अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नजर आ रही थी। अनिका ने अपना हेलमेट क्रिस के हाथ में फेंकते हुए कहा, ये हेलमेट बहुत भारी है, क्या तुम इसे अपने साथ कर ले आओगे? क्रिस ने बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका उस रेसर सूट में अब बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए जल्दी से लाउंज के चेंजिंग रूम में जाकर अनिका ने अपने नॉर्मल कपड़े पहन लिए। जब वह बाहर आई तब जहांगीर क्रिस के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ आ रहा था। जहांगीर ने मुस्कुराते हुए क्रिस से कहा, तुम्हारी बहन जीनियस है और मैं जानता हूँ कि यह कौन है। जब मैंने कार्तिक को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी तब कार्तिक ने मुझे बताया था कि वह इस रेस में हिस्सा तो नहीं ले सकता, मगर उसकी जान पहचान में एक लड़की है जो उससे भी ज्यादा अच्छी कार रेसर है, मगर वह कार रेसिंग सिर्फ शौक से करती है और लोगों के बीच आकर कार रेसिंग नहीं करना चाहती। अगर वह लड़की प्रोफेशनली कार रेसिंग अपना ले तो दुनिया की नंबर 1 रेसिंग चैंपियन बन सकती है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कार्तिक जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था वो और कोई नहीं मगर तुम्हारी बहन ही है। क्रिस की पीठ थपथपाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हुए जहांगीर ने कहा, ऊपर वाला ऐसा इंसान बहुत कम बनाता है जिनका दिमाग बिजली से भी ज्यादा तेज दौड़ता हो। किसी चीज को समझने के लिए कुछ लोगों को 1 साल लगता है तो कुछ लोगों को 1 महीना, मगर अनिका वह लड़की है जिसका दिमाग इतना तेज है कि वह चीजें बस कुछ ही पल में समझ जाती है। ऐसे इंसान के बारे में तो हमने बस किताबों में ही पढ़ा था, मगर आज अपनी आंखों से देखकर मुझे और खुशी हो रही है। जहांगीर के मुंह से अपनी बहन के लिए इतनी तारीफ सुनते ही क्रिस के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्रिस ने अपनी बहन की ओर प्राउडली देखते हुए कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरी बहन सचमुच बहुत पावरफुल है। जहांगीर भाई बहन को अकेला छोड़कर अपने बाकी काम निपटाने वहां से चला गया। अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर क्रिस ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हेलमेट अनिका के हाथों में थमा दिया। हेलमेट हाथ में पकड़ते ही अनिका ने अपने भाई से कहा, मुझे लगा था कि तुम्हारे नंबर 1 की पोजीशन तुम्हें वापस लौटाने पर तुम मेरी इतनी मदद तो कर ही सकते हो कि यह हेलमेट उठाकर कर ले चलो, बहुत भारी है यह। क्रिस ने अपनी जेब से एक पेन निकालकर अनिका को दी और कहा, यह हेलमेट मैं ही रखूंगा, बस इस पर तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। वह क्या है ना, आज तक मैं रेसिंग की दुनिया में कार्तिक को अपना गुरु मानता था, मगर आज मुझे एक नया गुरु मिल गया है और उसी का साइन किया हुआ हेलमेट मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। स्टैंड में बैठा आर्यन अपने मम्मी पापा को रेस जीतते हुए देखकर बहुत खुश हो गया था। जब पिंकी और यश अनिका की जीत की खुशी मना रहे थे तभी चुपके से आर्यन वहां से वॉशरूम की ओर निकल गया। रिया पहले से ही वॉशरूम में लगे एक बाउंडर एरिया में छुपकर आर्यन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आर्यन का उस कॉरिडोर में पहुंचा, एक पिलर के पीछे से नन्ही सी रिया बाहर आई और अपने भाई का हाथ पकड़कर फिर से उसे उस पिलर के पीछे ले गई। दोनों बच्चों के चेहरे पर मम्मी पापा की जीत की खुशी साफ नजर आ रही थी। कुछ देर अपने पेरेंट्स की खुशी सेलिब्रेट करने के बाद रिया ने अपने भाई से कहा, यही मौका है, हम फिर से अदला बदली कर लेते हैं। पापा अच्छे हैं, आई मीन बहुत अच्छे हैं, मगर अब मैं मम्मा को मिस करने लगी हूँ। अपनी बहन को कंधे पर हाथ रखकर आर्यन ने कहा, मम्मा को मैं भी बहुत मिस करूंगा, मगर आई अंडरस्टैंड तुम भी मम्मा को बहुत मिस कर रही हो। ठीक है, हम अदला बदली कर लेते हैं। दोनों बच्चों में आपस में अपने कपड़े बदल लिए और नन्ही सी रिया जाकर पिंकी और यश के साथ बैठ गई। रेस के खत्म होने होते ही
रोहित ने अनिका के साथ अपना रिलेशन आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, मगर अनिका ने रोहित को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। कपड़े चेंज करने के बाद अनिका बिना रोहित से बात किए स्टैंड में जाकर बच्चों के साथ घर चली गई। रोहित को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अनिका के सीने में पत्थर का दिल है। रोहित की लाख कोशिशों के बावजूद अनिका के इमोशंस पिघलने का नाम नहीं ले रहे थे। रोहित भी चेंज करके वीआईपी स्टैंड में पहुंचा। रोहित ने देखा कि आर्यन वीआईपी बॉक्स में बैठा हुआ था। रोहित का आने का इंतजार कर रहा था। रेस में रोहित ने किस तरह अनिका की जान बचाई थी, यह स्टेडियम में बैठकर हर शख्स ने देखा था। रोहित को लगा कि उसकी बेटी रिया इस बात से इंप्रेस हो जाएगी कि उसके पापा ने किस तरह जान पर खेलकर उनकी मम्मी की जान बचाई थी। रोहित को इस वक्त पता नहीं था कि बच्चों के बीच अदला बदली हो गई थी। रोहित ने अपने दोनों हाथ हवा में फैलते हुए आर्यन को रिया समझकर पूछा, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे पापा सुपर कूल है ना? किस तरह से रेस में बाकी सब रेसर्स को पछाड़ दिया पापा ने। रोहित को इस तरह मुस्कुराते हुए और हवा में हाथ लहराते हुए आर्यन ने कभी नहीं देखा था। रोहित को इस तरह बात करते हुए देखकर आर्यन को एक बहुत बड़ा शौक लगा था। आर्यन को वह बात याद आने लगी जब रोहित इसी तरह अजीब हरकतें करने लगता था और किसी तरह विटामिन की गोलियां खाकर रोहित की दिमागी हालत में सुधार आने लगा था। अपनी जगह से उठकर आर्यन ने रोहित से कहा, पापा क्या आपने वह विटामिन की गोलियां बंद कर दी है जिससे दिमागी हालत सही रहती थी? यह सवाल सुनते ही रोहित के दोनों हाथ हवा में ही फ्रीज हो गए। रोहित सब अब जान चुका था कि उसकी प्यारी लाडली बेटी अपनी मम्मा के साथ जा चुकी थी और आर्यन के सामने इस तरह से बात करना रोहित के लिए बहुत एम्ब्रेसिंग था। फिर आर्यन ने अपने डैड को वीवीआईपी स्टैंड से बाहर निकलने का इशारा किया। जब दोनों बाप बेटे एग्जिट की ओर आगे बढ़ने लगे तब अचानक ही आगे चल रहा आर्यन ने अपनी जगह पर रुक गया और मुड़ के अपने डैड से कहने लगा, वैसे कांग्रेचुलेशन कि आप रेस में सेकंड आए हो, मगर यह मत भूलना कि मॉम फर्स्ट पोजीशन पर आई है। इसका मतलब यह हुआ कि आप मॉम को हरा नहीं पाए हैं। इतने दिनों बाद फिर से आर्यन के मुंह से अपनी इंसल्ट सुनकर रोहित को अचानक ही खांसी आ गई। अपनी खांसी पर कंट्रोल पाते हुए रोहित ने अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम कभी अपने पापा की तारीफ नहीं कर सकते? वहां जब अनिका रिया के घर वापस जा रही थी तब नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ से अपने मम्मा को हग कर लिया और कहा, मम्मा यू आर द बेस्ट। आप क्या कार चलाती हो, क्या टर्न लेती हो, क्या आप कार के टर्न से आग निकालती हो? तुम जानती हो कि तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही एडवेंचर भी। और फिर तुमने कहानी के एंड में एक हीरो की तरह आकर डैडी की जान बचा ली। यू आर टू गुड मम्मा। मुझे लगता है अब पापा तो जिंदगी भर तुम्हारे गुलाम बनकर रहेंगे। नन्ही सी रिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनिका की भी हंसी निकल गई। अनिका ने लगातार बोल रही रिया को बीच में काटते हुए पूछा, यह सारी बातें तुमने कहां से सीखी? तब अपनी मम्मा की बातों का जवाब देते हुए रिया ने कहा, बड़े बड़े लोग जब खाना खाने बैठते हैं तब ऐसी बातें ही करते हैं, उन्हीं से सीखा। अनिका ने रिया को समझाते हुए कहा, बड़े लोगों की सारी बातें नहीं सुना करते। और हाँ, बड़ी फैमिली के बीच कहीं तुम तुम्हारी मम्मा को भूल तो नहीं गई थी? अनिका के मुंह से यह बात निकलते ही पैसेंजर सीट पर बैठी रिया अचानक छलांग लगाकर अनिका की गोद में आ गई। किसी तरह अनिका ने ड्राइविंग पर कंट्रोल किया, मगर रिया ने जोर से अपनी मम्मा को हक करते हुए कहा, मम्मा आई मिस यू सो मच। मैं अकेले में तुम्हें मिस कर रही थी तब रोती थी। क्या मम्मा ने भी रिया को मिस किया? क्या आप मेरे लिए कभी रोए? रिया की बात सुनते ही अनिका ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती हो तुम। जैसे ही अनिका के मुंह से यह बात निकली रिया ने अनिका पर अपने हक की ग्रिप अचानक छोड़ दी और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। अचानक ही रिया के बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर अनिका ने रिया से पूछा, क्या हुआ? अरे अभी तक तो इतनी उछल कूद कर रही थी, अचानक शांत कैसे हो गई? अपनी मम्मा की आंखों में आंखें डालकर नन्ही से रिया ने कहा, मम्मा भाई बहुत शांत है ना, और मैं बहुत बोलती हूँ। तुम्हें भाई पसंद है और मैं नहीं, है ना? नन्ही से रिया के मुंह से जैसे ही यह बात निकली अनिका ने ब्रेक पर अपने पाँव रख लिए। जैसे ही गाड़ी होल्ट हुई अनिका ने रिया को अपने हाथों में उठा लिया और लगातार चूमते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें प्यार ना करूं। अनिका को इस तरह प्यार करते हुए देखते ही रिया के चेहरे पर फिर से खुशी आ गई और अपनी मम्मा को हक करते हुए रिया ने कहा, तुम भाई को भी प्यार कर सकती हो और मुझे भी। बस तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम किसी को भी कम और ज्यादा प्यार मत करना।
अनिका ने रिया के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है मेरी माँ, जैसा तुम कहो। दोनों माँ बेटी इस बात पर एक साथ हंस पड़ी। आकाश गुलेरिया तेजी से ड्राइव करते हुए लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां जैसे ही वह टॉप फ्लोर पर बने स्पेशल वार्ड में पहुंचा, कुछ नर्सेज ने आकाश गुलेरिया को देखते ही कहा, अच्छा हुआ मिस्टर आकाश आप आ गए। आपके अंकल किसी भी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहे। उन्हें बात बात पर गुस्सा आ रहे हैं। हमारी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। अगर किसी तरह उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो यह उसकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आकाश गुलेरिया यह बात सुनकर हैरान रह गया। बचपन से लेकर आज तक आकाश ने अपने चाचा करण को कभी भी गुस्से में नहीं देखा था। हाँ, वह काफी ज्यादा पेशेंट थे चीजों को लेकर, मगर इस तरह का बिहेवियर उन्होंने कभी नहीं किया था। आकाश को हैरानी इस बात की थी कि आखिर किस बात को लेकर करण गुलेरिया को इतना गुस्सा आया था कि अचानक ही उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि हॉस्पिटल वालों ने उतनी इमरजेंसी आकाश को हॉस्पिटल में बुलाना पड़ा। आकाश जब करण गुलेरिया के वार्ड के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वार्ड के अंदर काफी चीजें बिखरी पड़ी थी। वार्ड के अंदर काफी गुस्से भी टूटे हुए फर्श पर गिरे थे। शरीर के काफी कमजोर हो चुके थे। करण गुलेरिया के चेहरे पर इस वक्त कमजोरी के साथ साथ गुस्सा झंझना रहा था। करण गुलेरिया ने अपनी दोनों टांगे बिस्तर से नीचे कर दी थी। अपने दोनों हाथ से बिस्तर को मजबूत से पकड़ रखा था। वह तेजी से सांस ले रहे थे। एक नर्स और एक वार्ड बॉय लगातार उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर करण गुलेरिया ने उन्हें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अपने चाचा का इस तरह का बिहेवियर देखकर आकाश कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंकल को इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था। आकाश को अंदर आता देखकर एक वार्ड बॉय ने देख लिया, दौड़कर आकाश के पास आया। वार्ड बॉय आकाश से कहने लगा, सर अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही संभालिए इन्हें। इतना गुस्सा इस वक्त उनकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हर बार आकाश के आते ही करण गुलेरिया के चेहरे पर राहत आ जाती थी, मगर आज आकाश के आने पर करण गुलेरिया ने नजर उठाकर एक बार भी आकाश की ओर नहीं देखा था। आकाश अपने चाचा के पास जाकर उनसे बात करना चाहता था, तभी आकाश की नजर साइड टेबल पर पड़ी एक फाइल पर पड़ी। आकाश यह देखकर चौंक गया कि वह फाइल मयूर ने निकाली हुई अनिका की डीएनए रिपोर्ट की फाइल थी। साइड टेबल पर पड़ी अनिका के डीएनए रिपोर्ट को देखते ही आकाश की सांसें जैसे अटक गई थी। वो समझ चुका था कि उसके अंकल करण को क्यों अपने आप पर से अपना कंट्रोल घुमा बैठे थे। जिस करण गुलेरिया को आकाश ने हमेशा अपने बाप से भी ज्यादा रिस्पेक्ट दी थी, उसी करण गुलेरिया को आज आकाश इस हालत में देखकर बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। करण गुलेरिया ने अपना सर झुका दिया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी बात का पछतावा हो रहा हो। फिर अचानक ही रिपोर्ट अपने हाथ में उठाकर करण गुलेरिया ने उसे जोर से सामने की टेबल पर फेंका। आकाश तुरंत ही अपने अंकल के पाँव के पास आकर बैठ गया और अपने पाँव पर हाथ रखकर कहने लगा, देखिए अंकल, मैंने आपको यह रिपोर्ट्स इसलिए नहीं दिखाए थे क्योंकि मैंने सोचा था आपको शायद गुस्सा आ जाए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज अंकल, आप शांत हो जाइए। जब आकाश करण गुलेरिया से यह सब कुछ कह रहा था तो करण गुलेरिया की सांसें तेज होने लगी थी। उनके हाथ अचानक कांपने लगे थे। आकाश को बीच में रोकते हुए करण गुलेरिया ने कहा, मुझसे छुपाकर तुमने बहुत गलत किया आकाश। आकाश ने अपने अंकल को समझाते हुए कहा, समझने की कोशिश कीजिए अंकल, मुझे लगा कि आपकी सेहत के लिए इस वक्त यह अच्छा नहीं होगा। जैसे ही आकाश ने यह बात कही, करण गुलेरिया ने अपने भतीजे की आंखों में आंखें डालकर एक सवाल पूछा, क्या सिर्फ यही वजह थी कि तुमने यह रिपोर्ट मुझे छुपाई? अचानक ही आकाश के चेहरे पर खामोशी आ गई और वह बिना कुछ कहे अपने अंकल को देखता रह गया। कुछ देर तक देखने के बाद आकाश ने अपनी आंखें झुका ली। कुछ देर अपने चाचा को पैरों के पास बैठने के बाद आकाश धीरे से खड़ा हुआ और अपने अंकल के वार्ड से बाहर निकल गया। जैसे ही आकाश करण गुलेरिया के कमरे से बाहर निकला, उसे सामने से मयूर आता हुआ नजर आया। आकाश के पास आते ही मयूर ने पूछा, करण अंकल की तबीयत कैसी है? अब बिना जवाब दिए आकाश बस गुस्से से मयूर को देखता रहा। कुछ देर आकाश को देखने के बाद मयूर ने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, प्लीज मुझे इस तरफ मत देखो, मैं क्या कर सकता था? करण अंकल ने मुझसे रिपोर्ट मांगी, मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था? हालांकि करण गुलेरिया काफी सालों पहले ही बिजनेस से रिटायर हो चुके थे, मगर आज भी गुलेरिया परिवार में उनकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा थी।
कोई भी फैमिली मेंबर करण गुलेरिया की कही बात को नहीं टाल सकता था, क्योंकि कहीं न कहीं आज गुलेरिया परिवार जहां कहीं भी था, वो सिर्फ करण गुलेरिया की वजह से था। आकाश ने मयूर की ओर देखकर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, आज नहीं तो कल यह होना ही था। जब मयूर ने आकाश को शांत होते हुए देखा, तब मयूर की जान में जान आई। कुछ देर बाद मयूर ने आकाश से पूछा, अब हम क्या करें? आकाश, क्या हम अनिका को घर ले आए? इस बात पर कुछ देर सोचने के बाद आकाश ने कहा, यह फैसला करण अंकल ही करेगा। हमें बस इतना करना है कि किसी भी तरह डॉक्टर अमृता को ढूंढना है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मनोहरा हाउस पहुंचने के बाद अनिका रिया को सीधा अपने बेडरूम में ले गई। रेस्ट के बाद अनिका काफी थक चुकी थी और कुछ देर आराम करना चाहती थी। रिया बेड पर ठीक अपनी मम्मा के बगल में लेटकर कुछ सोच रही थी। जब अनिका ने रिया को देखा तो वो समझ गई कि जरूर रिया के मन में कोई ऐसी बात चल रही है जिसका वह जवाब जानना चाहती है। अनिका ने पूछा, अब बता भी दो मम्मा को, क्या पूछना है तुम्हें? क्या जानना चाहती हो? अब कौन सा नया सवाल पैदा हुआ है तुम्हारे नन्हे से तेज दिमाग में? रिया ने अपनी नजरें नीचे करके धीमी आवाज में अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा, क्या आप मेरे फैन नानू के बारे में पता लगाया है? रिया की यह बात सुनते ही अनिका की नींद पूरी तरह उड़ गई। अनिका पूरी तरह से भूल चुकी थी कि उसने रिया को प्रॉमिस किया था कि वह उसके फैन नानू को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। अनिका ने अपनी उंगलियों से अपना सर खुजलाकर रिया से कहा, भूल गई, आई एम वेरी वेरी सॉरी बेबी। देखो, आज तो मम्मा बहुत थक गई है, तुम तो जानती हो। चलो, मैं कल उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी, ठीक है? अब मम्मा को सोने दो। अनिका के सोने के बाद नन्ही सी रिया खामोश बेड से उतरी और बालकनी में जाकर अपने मोबाइल में कुछ टाइप करने लगी। रिया ने राजलक्ष्मी को मैसेज करके रिक्वेस्ट की थी कि वह किसी को ढूंढने में उसकी मदद करे। राजलक्ष्मी ने रिप्लाई ब्लैक करते हुए रिया को लिखा, क्या हुआ बेबी, तुम मुझसे क्यों मदद मांग रही हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? इस पर रिया ने लिखा, शी इज अस्लीप। रिया ने राजलक्ष्मी को अपनी रिक्वेस्ट बता दी। उसके बाद रिया ने फिर से अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। लाइव स्ट्रीम पर रिया के फैंस के साथ रिया के सेकंड बेस्ट फैन यानी कि उसके फैन डैडी भी उसके लाइव स्ट्रीम फॉलो करने लगे। हमेशा की तरह रोहित ने रिया को ढेर सारे टोकन सपोर्ट में भेजे। रोहित ने यह भी पूछा कि क्या तुमने खाना खा लिया? जिस पर रिया ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, बड़ी मम्मी ने खाना बनाया था। इस पर रोहित ने फिर से रिया से पूछा, क्या तुम्हारी मम्मा ने खाना खाया? रिया ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, वह बहुत थक गई थी, वह सो गई है। कुछ देर लाइव स्ट्रीम करने के बाद रिया भी अपनी मम्मा के पास जाकर सो गई। अगले दिन सुबह जैसे ही रिया की आंख खुली, रिया ने अपने फोन से राजलक्ष्मी को मैसेज करके पूछा, क्या आपने मेरे फ्रेंड नानू के बारे में पता लगाया? अनफॉर्चुनेटली राजलक्ष्मी फ्रेंड नानू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकल पाई थी। यह सुनते ही रिया काफी नाराज हो गई। रिया ने अपना फोन चुपचाप नीचे रख दिया और तैयार होकर स्कूल जाने लगी। काफी टाइम से रिया स्कूल नहीं गई थी, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल। पिछले काफी दिनों से आर्यन रिया बनकर स्कूल अटेंड करता था। ये बात स्कूल में किसी को पता नहीं थी, मगर किन्नरी टीचर इस बात से परेशान थी। पिछले काफी दिनों से नन्ही से रिया के स्वभाव में काफी चेंजेस आ गए थे। हमेशा खेलकूद करने वाली बच्ची अचानक ही बहुत ही शांत और इंट्रोवर्ट हो गई थी। जो रिया हमेशा बाकी बच्चों के साथ घुल मिलकर रह रही थी, वह अचानक ही अकेले अकेले रहने लगी थी। किन्नरी टीचर को पहले से रिया और अनिका के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था। किन्नरी टीचर ने सोचा कि शायद स्कूल में हुए एक के बाद एक हादसों की वजह से रिया के छोटे से मन पर बहुत गहरा सदमा लगा था और इसी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे थे जो पॉजिटिव नहीं थे। एक हंसता खेलता बच्चा जो हमेशा ही सबके साथ कॉन्फिडेंस से बात करता था, वह अचानक इतना एम्बोरेसेंट और शांत कैसे हो गया था। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में एक अपॉइंट साइकेट्रिक भी रखा गया था। किन्नरी टीचर ने सोचा कि आज वह रिया के लिए उस साइकेट्रिक के एक सेशन बुक करवाएगा। कई बार काउंसलिंग करने के बाद बच्चों को हुई प्रॉब्लम को जानने में बहुत आसानी होती है और उसके मन में आई गलत बातों को बाहर निकालना आसान हो जाता है। अभी किन्नरी टीचर यह सारी बातें सोच ही रही थी कि श्रेया रिया को डांस सेशन से बाहर ले आई। किन्नरी टीचर ये देखकर हैरान हो गई कि नन्ही सी रिया उछल कूद करती हुई श्रेया के साथ बात कर रही थी। रिया फिर से पहले की तरह कॉन्फिडेंट और शार्प लग रही थी। इनफैक्ट बात करते वक्त रिया एक जगह पर खड़ी भी नहीं रह पाई थी। वह
कंटिन्यूसली श्रेया ने सिखाए हुए डांस मोमेंट्स करके श्रेया को दिखा रही थी। जैसे ही रिया की नजर किन्नरी टीचर पर पड़ी, रिया ने किन्नरी टीचर से कहा, हेलो किन्नरी टीचर, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। वाओ, आपके कान के इयररिंग्स और बहुत सुंदर है। रिया को इस तरह बात करते देखकर किन्नरी टीचर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिया को लगा कि किन्नरी टीचर अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रही थी, इसलिए रिया ने किन्नरी टीचर को एक बार ऊपर से नीचे देखा और कहा, मुझे लगता है आपने काफी वेट लूज किया है। देखिए, आपकी ड्रेस आप पर बड़ी होने लगी है। यह सुनते ही किन्नरी टीचर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। रिया अच्छी तरह जानती थी कि औरतों को अगर यह कहा जाए कि उन्होंने काफी वेट लूज किया है तो यह बात उन्हें दिल से बहुत अच्छी लगती है। रिया को इस तरह बात करते हुए देखकर किन्नरी टीचर को यकीन हो गया कि रिया के साथ सब कुछ ठीक है और उसे साइकियाट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही रिया क्लासरूम के अंदर एंटर हुई, बाकी बच्चों ने हमेशा की तरह रिया को घेर लिया, मगर रिया जो अपने फ्रेंड्स को काफी टाइम के बाद देख रही थी, उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही थी। मगर इससे पहले कि रिया अपने फ्रेंड्स के साथ कोई बात कर पाती, बच्चे ने रिया से कहा, रिया तुम ठीक तो हो ना? छुट्टियों में तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया ना? उस अर्जुन ने कहा था कि छुट्टियों के बाद वह तुमसे बदला लेगा। उसने कहा था कि रोहित मारवा तुम्हारे पापा नहीं है और वह तुम्हें जरूर सबक सिखाएगा। सारे बच्चे रिया के लिए वर्ried थे। जब सारे बच्चे रिया के साथ बात कर रहे थे, अचानक क्लास के अंदर अर्जुन शेखावत अपने दोस्तों के साथ आ गया। रिया के दोस्त अर्जुन को देखकर इस तरह देखकर खामोश हो गए। अर्जुन को देखते ही सारे बच्चे के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा था। एक के बाद एक सारे बच्चे अर्जुन और रिया के बीच आकर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे सारे बच्चों ने मिलकर रिया के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली थी। जब बच्चों को डर था कि आज अर्जुन जरूर रिया की पिटाई करेगा। बच्चों को इस तरह अपने लिए प्रोटेक्टिव होते हुए देखकर रिया ने मुस्कुराते हुए अपने फ्रेंड से कहा, फ्रेंड्स जस्ट चिल, मुझे कुछ नहीं होगा, आप सब शांति से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। रिया के क्लास के बच्चों को डरा हुआ देखकर अर्जुन ने अपने साथियों से कहा कि वह वापस अपने क्लास में चले जाए। उनके जाने के बाद अर्जुन धीरे से चलकर रिया के पास आया और नजरें झुकाकर रिया से कहने लगा, मुझे माफ कर देना रिया, मेरे पापा ने मुझसे कहा है कि तुमसे अच्छा बर्ताव करना है और अच्छे से पेश आना है। आज मैं तुम्हारी पूरी क्लास के सामने तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें आज के बाद परेशान नहीं करूंगा। तुम मेरे गैंग की मेंबर नहीं बनना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मगर मैं तुम्हें अपनी गैंग में शामिल होने के लिए इनविटेशन देता हूँ। गैंग हम दोनों साथ मिलकर चलाएंगे। अर्जुन की ऐसी बात सुनकर रिया का चेहरा कंफ्यूजन से भर गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सामने खड़ा यह लंबा सा लड़का कौन था और वह क्यों ऐसी बातें कर रहा था। रिया ने बस अर्जुन की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं कोई गैंग चलाना नहीं चाहती, मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश हूँ। अर्जुन ने फिर धीमी आवाज में रिया से कहा, यह तुम क्या कह रही हो रिया? इतनी बड़ी ऑफर दे रहा हूँ तुम्हें और तुम्हें मेरी इस ऑफर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। ये ऑफर मैंने स्कूल में किसी को नहीं दी है आज तक। तुम यह ऑफर ठुकरा के मेरा इंसल्ट कर रही हो। नन्ही सी रिया अर्जुन की बातें समझ नहीं पा रही थी, साथ ही उसे अर्जुन की बातों से अब इरिटेशन भी होने लगी थी। रिया ने अपने हाथ अपने सर पर इशारे से घुमाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? तुम चीजें समझने में नहीं आती? नन्ही सी बच्ची के मुंह से यह सुनकर अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अर्जुन का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसके गालों के साथ साथ उसकी आंखें भी लाल होने लगी थी। जोर से अपनी मुट्ठी कचकचाते हुए अर्जुन ने चुटकी बजाते हुए रिया से कहा, यह मत समझना कि तुम्हारे पापा रोहित मारवा है तो मैं तुमसे डर जाऊंगा। मेरे पापा बस तुम्हारे पापा की रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे डरते नहीं है। इतना याद रखना कि मेरे पापा मार्शल आर्ट के ट्रेनर के स्टूडेंट है। तुमने कभी ब्रह्मपुत्र एकेडमी का नाम नहीं सुना होगा। मेरे पापा वहाँ के गुरु बलवीर सर के फेवरेट स्टूडेंट है और मेरे पापा ने मुझे भी काफी ट्रेनिंग दी है मार्शल आर्ट की। बलवीर सर से सीखे हुए मार्शल आर्ट के एक दो दाव अगर तुम पर चला दिए ना तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे यह सारे दोस्त भी कल से क्लास में लंगड़ाते हुए नजर आएंगे। जब अर्जुन ने जोर से पूरे क्लास में यह बात की
कही तो रिया के सारे दोस्त घबरा गए। फिर क्लास में दूसरे बच्चों की ओर देखकर अर्जुन ने कहा, अब मैं तुम सबको एक मौका देता हूँ, या तो तुम सब मेरे गैंग के मेंबर्स बन जाओ और हमेशा के लिए इस रिया की बच्ची से बात करना बंद कर दो, या फिर तुम सबको मैं ऐसी सजा दूंगा कि तुम सब याद रखोगे। और यह मत समझना कि इसके पापा रोहित मारवा है तो तुम सबको मुझसे बचा लेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं अपने पापा को इसे इसके रोहित मारवा से फाइट करने को कह दूंगा। और मेरा दावा है कि सिर्फ 2 ही मिनट के अंदर मेरे पापा, जो बलवीर सर के स्टूडेंट है, वह इसके पापा को नॉक आउट कर देंगे। मुझे अभी जवाब चाहिए, क्या तुम लोग रिया के साथ हो या मेरे साथ हो। नन्ही सी पिंकी और यश दौड़कर रिया के पास आ गए और रिया को कंधे से पकड़ लिया। बाकी सारे बच्चे अब डर के मारे सोच में पड़ गए थे। सभी बच्चे रिया से बहुत प्यार करते थे, मगर इस वक्त सारे बच्चे को अर्जुन से डर रहा था। दिल्ली में बलवीर सर की मार्शल आर्ट एकेडमी बहुत फेमस थी और बच्चे जानते थे कि वहां से सीखे हुए लोग बहुत ही खतरनाक हो सकते थे। अर्जुन ने काउंटली करना शुरू कर दिया था। 3, 2, इससे पहले कि अर्जुन 1 कह सकता, नन्ही सी रिया ने अपनी बैग से अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। कुछ सेकंड बाद जब सामने से किसी ने फोन आंसर किया तो रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बलवीर दादू, हाउ आर यू? आई मिस यू सो मच।